नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। आज हमारा 7 चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा और हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कोमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात-सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों में बढ़ती सामाजिक असमानता को अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। बढ़ती कीमतों की कहानी। बैल 1937, सुअर 1939, आटे की बोरी 1941, मुर्गी 1943, अंडे 1945, कोयले का टुकड़ा 1947, पन्ना 1949। समय रेखा देखते हैं। जापान और चीन। 1603 में तोकुगावा लियासु द्वारा ईडो शोगुनेट की स्थापना 1644 से 1911 छिंग राजवंश चीन में। मतलब जापान और चीन के मध्य उस टाइम क्या क्या हो रहा था। 1630 में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद। 1849 से 60 दो अफीम युद्ध। 1800 में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौते को अंतिम रूप देना, जापान के अलगाव का अंत। 1868 मेजी पुनर्स्थापना। 1872 अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन। 1889 मेजी संविधान अमल में आया। 1894 चीन और जापान के बीच युद्ध। 1904-05 जापान और रूस के बीच युद्ध। 1910 कोरिया का समामेलन। 1945 तक उपनिवेश। 1912 सन यात-सेन द्वारा कोमिंतांग की स्थापना। 1914-18 पहला विश्व युद्ध। 1919 4 मई का आंदोलन। 1925 सभी पुरुषों को मताधिकार। 1921 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1931 चीन पर जापान का हमला। 1926 से 49 चीन में गृह युद्ध। 1941 से 45 प्रशांत युद्ध। 1934 लॉन्ग मार्च। 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम विस्फोट। 1946 से 52 अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा। जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण के लिए सुधार। 1949 चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना। 1956 जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1962 सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। 1964 एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल। 1966 सांस्कृतिक क्रांति। 1976 माओ त्से तुंग का और चाओ एन-लाई का निधन। 1997 ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। अब पढ़ते हैं चीनी साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कोमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945-1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में दो संकट थे, एक पर्यावरण संबंधी जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश, बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण थे। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्राटस्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कोमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टी को समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से तुंग 1893 से 1976 ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कोमिंतांग पर जीत हासिल की।
माओ से तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों से जियांसी में देखा जा सकता है। या पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कोमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए, जिसमें आयोजित शादी और शादी के समझौते खरीदने बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया। कम्युनिस्टों की सोवियत की कोमिंतांग द्वारा नाकेबंदी पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च 1934-35 पर जाना पड़ा, जो कि शांक्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद, वारलोडिज्म को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने, विदेश साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए। कुओमिंतांग की हार हो गई। मानचित्र 2 लॉन्ग मार्च। कैमरा चित्र 1941 में लॉन्ग मार्च पर सैनिकों द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाते हुए। यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया था कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। जो येलो कलर दे रखा है वो साम्यवादी क्षेत्र था, और जो ये ऐसे दे रखा है लॉन्ग मार्च का मुख्य मार्ग है, डॉट डॉट वाला अन्य मार्ग है। ये देखो, ये मंचूरिया, बारी मंगोलिया, पीत नदी, यांगसी नदी, क्वांगसी, मेकांग नदी, बर्मा, यूनान, क्वांगसी, ताइवान। नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। सरवारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहाँ लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे, जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीज़ें प्रिय होंगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान, जन संपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों, अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं है। 1953-54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लिऊ शाओची 1896 से 1969, तंग सियाओपिंग 1904 से 97 कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़े में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव 1965 से 1978। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वार सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों, पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने
तर्कसंगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई और अर्थव्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में भारी गिरावट आई। 1960 के उत्तरार्ध से प्रभाव बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया ताकि चीन शताब्दी खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने पांचवी आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ नहीं बन पाएंगी। इसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहार का उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 17वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों सुआओजी को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद, और यह तर्क कि पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बना सकता है। 1978 के सुधारों के बाद चीनी लोग स्वच्छंद रूप से उपभोक्ता सामग्री खरीदने में समर्थ होने लगे। ताइवान का किस्सा। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीन गणतंत्र की स्थापना की। 1894-95 जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन की संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल लगातार घटता गया है। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा। यह 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तभी इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं, ताइवानी व्यापार निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्धस्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है।
कोरिया की कहानी। आधुनिकीकरण की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसेon वंश 1392-1910 ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान, पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचना, राजनीतिक संबंधों, बुनियादी ढांचे, समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चल रहे जोसेon राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति और नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा और पोट्सडेम सम्मेलनों जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया की भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। मुक्ति बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएनए द्वारा संचालन किया गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1948 में उत्तर दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। जापान से स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए कोरियाई। युद्धोत्तर राष्ट्र। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना, उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास, लोकतंत्रीकरण भी धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजतन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमेन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनाव के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों को दबी हुई बहाने प्रदर्शन मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांगों का उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलन ने एकीकरण आंदोलन का रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क chung-hee और अन्य सेना अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे, एक पार्ट और बनेगा और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।